हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827 321 321। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से देखेंगे। श्योपुर से एक बड़ी खबर। वन विभाग की टीम पर दबंगों ने हमला किया। लाठी डंडों से वन विभाग के कर्मचारियों पर यह अटैक किया गया। जंगल की जमीन पर दबंगों ने अतिक्रमण कर रखा था। गसवानी थाना क्षेत्र के धोबनी की घटना है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, वन विभाग की टीम पर अटैक हुआ है। अतिक्रमण हटाने के लिए जब टीम गई थी तो लाठी डंडों से उन पर अटैक किया गया। श्योपुर में घटना घटी है। लाठी डंडों से दबंगों ने अतिक्रमण कर रखा था और जैसे ही इसे हटाने की टीम पहुंची तो उस पर हमला कर दिया। गसवानी थाना क्षेत्र धोबनी इलाका लगता है। स्वदेश भारद्वाज हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। जी स्वदेश, बताएं क्या हुआ है वहां? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, जो ये गसवानी थाना क्षेत्र का धोबनी इलाका है, यहाँ वन क्षेत्र की कुछ भूमि है, लेकिन वहाँ कुछ दबंग लोगों द्वारा वहाँ उस जमीन पर खेती की जा रही थी और ट्रैक्टर द्वारा उस पर हल जोता जा रहा था। जिसके बाद वन विभाग को सूचना मिली और वन विभाग की एक टीम गठित होकर वहाँ मौके पे पहुंची। लेकिन जैसे ही वन विभाग की टीम मौके पे पहुंची तो वन विभाग के कर्मचारियों पर, वन विभाग कर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने का भी प्रयास किया गया और लाठी डंडों से उनको पीटा भी। लेकिन वहां से जैसे ही ग्रामीणों की संख्या बढ़ गई, दबंगों की संख्या बढ़ गई, तो वन विभाग की टीम वहां से लौटने लगी। लेकिन लौटते लौटते भी वन विभाग के कर्मचारियों को, वहां पर 2 कर्मचारी जो घायल हुए उनको घायल किया गया। बाकी अन्य लोगों पर लाठी डंडों से हमला भी किया गया। वन कर्मी वहां से सीधे गसवानी थाना पहुंचे और जाके वहां पूरा मामला थाने में समझाया और जो घायल वन कर्मी है उनको जिला अस्पताल में इलाज के लिए ले गए। क्या मामले वगैरह दर्ज हुए इस मामले में? बिल्कुल, पुलिस उस चीज की जांच कर रही है। जांच के बाद वन विभाग टीम को आश्वासन दिया है कि इस पर जल्द ही आरोपियों को चिन्हित करके मामला दर्ज किया जाएगा और गिरफ्तार किया जाएगा। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो श्योपुर से बड़ी खबर, वन विभाग की टीम कार्रवाई करने गई थी, अतिक्रमण हटाने गई थी और उन पर लाठी डंडों से अटैक किया गया। वहां से टीम थाने गई और जाकर मामला दर्ज हुआ है। जांच करवाई जा रही है और अब जो घायल लोग हैं उनका इलाज हो रहा है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर चंबल में रहे और मेगा सियासी शो किया। मुरैना के राजघाट पुल पहुंचने पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत प्रदेश के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद सिंधिया का रोड शो शुरू हुआ, जिसका कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत किया। ग्वालियर में रोड शो के पहुंचने पर सिंधिया का जबरदस्त स्वागत हुआ। इस दौरान नरेंद्र सिंह तोमर समेत प्रदेश सरकार के 8 से ज्यादा मंत्री मौजूद रहे। इसके पहले मुरैना में सिंधिया की स्वागत रैली निकाली गई, जिसमें गुना सांसद केपी यादव भी शामिल हुए। उन्होंने सिंधिया और बीजेपी की तारीफ में कसीदे पढ़े, कांग्रेस पर निशाना साधा। जो जोड़ी डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री जी की केंद्र में और शिवराज सिंह जी की प्रदेश में, दोनों मिलकर प्रचंड बहुमत से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जनता का झंडा लेके, एक हाथ में कमल का फूल, एक हाथ में, और पूरी जिंदगी जनता की सेवा के लिए समर्पित भाव में। कांग्रेस के पास कुछ है ही नहीं, सिर्फ आरोप लगाना, अनर्गल बातें करना, कुछ भी ट्वीट कर देना। कांग्रेस के पास और कुछ नहीं बचा है, इसलिए लोग कांग्रेस छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जिन्हें जनसेवा करनी है, देश सेवा करनी है, वो व्यक्ति अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ता है और भारतीय जनता पार्टी का परिवार इसलिए बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस बिखरती जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के मेगा रोड शो के दौरान ग्वालियर में ओबीसी महासभा के लोगों ने काले झंडे दिखाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया। ये लोग ओबीसी की जातिगत गणना की मांग के साथ सिंधिया से मुलाकात का वक्त मांग रहे थे, लेकिन जब वक्त नहीं मिला तो ओबीसी महासभा से जुड़े लोगों ने फूलबाग गुरुद्वारे के बाहर एक कार पर चढ़कर काले झंडे दिखाने का प्रयास किया। बाद में पुलिस ने इन लोगों को हिरासत में ले लिया। रोड शो के दौरान विरोध की एक और तस्वीर दिखी। रोड शो का विरोध करते हुए फूलबाग चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया।
कांग्रेस का आरोप है कि जब धारा 144 लगी है तो ऐसे में कांग्रेस के प्रदर्शन को तो मंजूरी नहीं मिलती, लेकिन सिंधिया के शो को परमिशन दी गई और ये किस तरह दी गई, सवाल उठाया। कोरोना काल में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के रोड शो को लेकर के जबलपुर हाई कोर्ट में राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है। ग्वालियर के डोंगर सिंह ने कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए रोड शो पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन राज्य सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई, जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा, क्या केंद्रीय मंत्री सिंधिया के रोड शो को विधिवत अनुमति दी गई? अगर अनुमति दी गई तो इसके पीछे क्या वजह है? हाईकोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 1 अक्टूबर की तारीख तय की। इस याचिका में प्रदेश सरकार, प्रमुख सचिव गृह विभाग समेत अन्य को पक्षकार बनाया है। मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव पर रोक लगाने वाली मांग की याचिका जबलपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। मामले पर केंद्रीय चुनाव आयोग का जवाब सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से यह जवाब दिया गया कि उसे चुनाव कार्यक्रम जारी करने की संवैधानिक स्वतंत्रता है, लेकिन आयोग ने अब तक उपचुनाव की तारीखों का कोई फैसला नहीं किया। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि वो जब भी चुनाव कार्यक्रम जारी करेगा उसमें कोरोना संक्रमण की परिस्थितियों का ध्यान रखा जाएगा। साथ ही चुनाव में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करवाया जाएगा। केंद्रीय चुनाव आयोग के इस जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए हाईकोर्ट ने उपचुनाव के आयोजन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। कोरोना की तीसरी लहर का हवाला लेकर हाईकोर्ट में याचिका जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच ने दाखिल की थी। बाई इलेक्शंस को डेफर कर देना चाहिए चुनाव आयोग को जब तक थर्ड लहर की आशंका पूर्णतः समाप्त न हो जाए। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार हमने अपना जवाब फाइल किया था। आज माननीय उच्च न्यायालय ने यह याचिका खारिज की है। चुनाव आयोग बेस्ट सूटेड है। ये चुनाव आयोग को डिसाइड करना है कि कब चुनाव होने चाहिए, कब नहीं होने चाहिए। ये एक संवैधानिक संस्था है और उसको मालूम है कि कैसे चुनाव कराना है। मध्य प्रदेश में उद्योगपति और निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए शिवराज सरकार ने दरवाजे खोल दिए। निवेश को बढ़ावा देने अब एक काउंसिल का गठन किया गया, साथ ही एक ट्रेड पोर्टल और हेल्पलाइन को भी लॉन्च किया। आज वाणिज्यिक सप्ताह कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त तौर पर आयोजित किया। कार्यक्रम में विदेश और देश भर के उद्योगपति शामिल हुए। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उद्योगपतियों के लिए 2 सुविधाएं लॉन्च की हैं। सीएम ने मध्य प्रदेश ट्रेड पोर्टल को लॉन्च किया। उद्योगपतियों को इस पोर्टल पर निवेश संबंधित सभी जानकारी मिलेगी। सीएम ने मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट हेल्पलाइन को भी लॉन्च किया। इससे निवेश नीतियों के बारे में एक्सपर्ट से जानकारी मिल पाएगी। 1 नवंबर को उत्पादन भले 1 इकाई में जिले में शुरू कर देंगे। मैंने टाइमलाइन दे दी है और उसकी गुणवत्ता ऐसी कि वो केवल प्रदेश में नहीं, हम दुनिया में भेजने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन किया जाए। तत्काल प्रभाव से हम लोगों ने फैसला किया। इनमें से हमारे 64 जिनको हमने पहचान किया है और मुझे लगता है कि अलग अलग सेक्टर्स के अंदर जब हम इसको देखेंगे तो इसके बारे में हम और बेहतर चर्चा कर सकते हैं। अभी हमने कुछ क्लस्टर फॉर्मेशंस अलग अलग टाइप के बनाने हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट में भी अभी फर्नीचर का बहुत बड़ा पोटेंशियल अभी शुरू हो रहा है। डेफिनेटली पोटेंशियल है ग्रोथ का और वो ग्रोथ हम अर्जित करेंगे भी आप सबकी सहायता से। बाहर के देशों में जो उनके अनुभव है और किस तरीके से उन्होंने वो मुकाम हासिल किया है जो अग्रणी है या हमसे आगे है, शीर्ष पे, डेफिनेटली उससे लर्निंग लेसन्स लेके हम वी कैन बेटर आवर परफॉर्मेंस। मध्य प्रदेश में इन दिनों बीजेपी के कुछ नेता कभी बिजली, सड़क, पानी तो कभी किसी और वजह से सत्ता और संगठन पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा लगता है कि राजनीति की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए इन नेताओं में अजब सी छटपटाहट है। इनमें उमा भारती की सक्रियता सबसे ज्यादा है और लगातार वो संतोष जता रही हैं। उससे लगता है कि कहीं प्रदेश की चुनावी राजनीति में लौटना तो नहीं चाहती। शराबबंदी के खिलाफ सड़क पर, शराबबंदी के पक्ष में, शराब के खिलाफ सड़क पर
वो चाहे नर्मदा का किनारा हो या बेतवा का हो या चंबल का हो या ताल तलैयों का किनारा हो। लेकिन अभियान 6 महीने तक हम चलाएंगे, सरकार का सहयोग मांगेंगे। शराबबंदी समेत कई मुद्दों को लेकर उमा भारती के बयानों से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। अपनी ही पार्टी की सरकार और उसके नौकरशाहों को लेकर उमा के बयान लगातार सुर्खियों में है। सक्रिय राजनीति से फासला बनाने के बाद उमा इन दिनों एमपी की सियासत में दिलचस्पी बढ़ा रही हैं। लेकिन सत्ता और संगठन उन्हें वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं जिसकी उन्हें उम्मीद है। अफसरशाही की आड़ में वो अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका नहीं चूक रही हैं। आपको गलतफहमी है, ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं होती, चप्पल उठाने वाली होती है ब्यूरोक्रेसी, चप्पल उठाती है हमारी। हम लोग ही राजी हो जाते हैं उसके लिए जी, हम अलग से, क्योंकि हमें समझाया जाता है कि आपका बहुत बड़ा चक्कर पड़ जाएगा अगर आप ऐसा हो गया तो। आपको क्या लगता है कि ब्यूरोक्रेसी नेता को घुमाती है? नहीं, अकेले में बात हो जाती है पहले और फिर ब्यूरोक्रेसी फाइल बना के लाती है। सरकार और संगठन की मुश्किल बढ़ाने वाले नेताओं की फहरिस्त में उमा ही नहीं और भी नेता हैं। इनमें एक नाम है विधायक अजय बिश्नोई का। कभी सड़क तो कभी बिजली के बहाने मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश करते हैं। वहीं मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी भी कभी अलग विंध्य प्रदेश तो कभी बिजली को लेकर लगातार सरकार को घेरने में लगे हैं। टीकमगढ़ से बीजेपी विधायक राकेश गिरी ने भी सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर बिजली कटौती को लेकर सवाल जवाब किया है। वर्तमान में प्रदेश सरकार और संगठन में असंतोष की जो लहर दिख रही है, ऐसा लगता है कि उमा भारती नाराज नेताओं की अगुवा बनकर उभरी हैं। हालांकि उमा के बयान पर बीजेपी नेता सहजता से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को तो बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है। आदरणीय उमा जी हमारी बहुत संवेदनशील व्यक्तित्व हैं, वो लगातार इन चीजों के बारे में सोचती हैं, इसलिए ये एक कहीं न कहीं बातचीत का मुद्दा जरूर है। इस पर बिल्कुल चर्चा होगी। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में चर्चा करके ही आदरणीय उमा जी के जो सुझाव हैं बहुत गंभीरता के साथ उन पर हम सब लोग चर्चा करेंगे। निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि ये ब्यूरोक्रेसी का अधिकारी कर्मचारियों का अपमान है। मैंने पहले भी कहा था कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, उनके खिलाफ एफआईआर की जानी चाहिए उमा भारती जी के खिलाफ। उमा भारती ने शराबबंदी के लिए अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। ऐसा लगता है उमा मध्य प्रदेश में अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी चाहती हैं। वो पहले भी कई बार पार्टी के सामने स्पष्ट कर चुकी हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सत्ता में वापसी उनकी वजह से ही हुई थी, लेकिन मेहनत के हिसाब से उन्हें वो तवज्जो नहीं मिली। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। सीहोर में किसान क्रांति यात्रा के समापन मौके पर दिग्विजय सिंह ने प्रदेश सरकार पर तंज कसा। उमा भारती के शराबबंदी वाले बयान को लेकर दिग्विजय सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश में सरकार उमा भारती के सहमति शिवराज सिंह चौहान को देना है, इसमें वे कुछ नहीं कर सकते। सर, उमा भारती जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी बहुत जरूरी है, क्या आप भी सहमत हैं सर इस बात से? सरकार तो उन्हीं की है, सहमति तो चाहिए शिवराज सिंह जी को देनी है, हमें थोड़ी देनी है। भोपाल में एक और रिश्वतखोर अधिकारी लोकायुक्त पुलिस के हत्थे चढ़ा। मंत्रालय से महज 100 मीटर की दूरी पर इंजीनियर 1 लाख रुपए की रिश्वत ले रहा था। लोकायुक्त पुलिस के मुताबिक ऊर्जा विभाग के अधीक्षण यंत्री APS जादौन ने नोएडा के दर्श रेनबल्स प्राइवेट लिमिटेड से वर्क लाइसेंस के लिए 15 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। सभी कागजात होने के बाद भी लंबे समय से रिश्वतखोर इंजीनियर APS जादौन काम नहीं कर रहा था, जिसकी शिकायत कंपनी के कर्मचारी अस्मिता पाठक ने लोकायुक्त से की थी। जादौन ने रिश्वत देने के लिए शाम का वक्त तय किया। जैसे ही दफ्तर से वो निकला, अपनी गाड़ी के पीछे रखे बैग में 1 लाख रुपए रखने को कहा और थोड़ी देर बाद जब गाड़ी आगे बढ़ाई तो मौके पर मौजूद लोकायुक्त ने रिश्वतखोर जादौन को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद रकम जब्ती की कार्रवाई कर सतपुड़ा स्थित दफ्तर की छानबीन शुरू की गई। लोकायुक्त को शिकायत करी थी मैंने रिश्वत के बाबत, जो 15 लाख की रिश्वत हमसे मांगी जा रही थी यहाँ पे विद्युत निरीक्षण कार्यालय में, तो उसके बाबत लोकायुक्त ने कार्रवाई की है। मैं लोकायुक्त की जो भी कार्रवाई है उससे संतुष्ट हूँ। उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया, काफ़ी समय दिया हमें। आवेदिका को बोला कि वो गाड़ी में सीट पे जो काला बैग रखा है उसमें आप रिश्वत की राशि रख दीजिए। रखने के बाद आवेदिका थोड़ा सा आगे यहाँ से चली गई और ये
15-20 मिनट तक इंतज़ार करते रहे कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद जैसे ही ये गाड़ी में बैठ के रिश्वत राशि ले जाने के लिए रवाना हुए और हम लोगों ने इनको आज यहाँ पकड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये आज अरेस्ट हुए हैं और कार्रवाई जारी है। इंदौर ईओडब्ल्यू ने शराब सिंडिकेट के करोड़ों बैंक गारंटी घोटाले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल इंदौर के राजबाड़ा के पंजाब एंड सिंध बैंक की इस शाखा से न केवल इंदौर बल्कि प्रदेश के अलग अलग जिलों से शराब कारोबारियों ने बैंक गारंटी ली, जो कि करोड़ों में। इस मामले में ईओडब्ल्यू को एक शिकायत मिली थी कि दर्शाए गए बैंक ने बड़ी संख्या में शराब सिंडिकेट से जुड़े ठेकेदारों को बैंक गारंटी दी। बैंक गारंटी जिस आधार पर दी गई उसमें उनकी मार्जिन मनी भी उतनी नहीं है। बुधवार को ईओडब्ल्यू टीम ने राजवाड़ा स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक पर सर्चिंग की। ईओडब्ल्यू ने बैंक को 3 दिन का वक्त दिया है, जिसमें 2011 से लेकर अब तक किन किन शराब ठेकेदारों को किस आधार पर बैंक गारंटी मिली, इसकी जानकारी मांगी। जब भी प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष में शराब का टेंडर निकालती है तो उस समय पर शराब कारोबारियों को सरकार के पास एक बैंक गारंटी रखनी होती है। पंजाब एंड सिंध बैंक जो राजवाड़ा शाखा है, वहाँ से 2011 के बाद से अभी तक जितने भी आबकारी के जो ठेकेदार हैं उन सब लोगों को बैंक गारंटी दी गई है। अवैधानिक रूप से बैंक गारंटी जारी की है और जो ठेकेदार हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनको अवैध लाभ पहुंचाया गया है। उसी की जांच आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इंदौर में चल रही है। भले ही देश में एसिड अटैक को लेकर कड़े कानून बने हो, लेकिन मध्य प्रदेश में आरोपी लगातार एसिड का इस्तेमाल करते हैं, अटैक करने में वारदातें करते हैं। ताजा मामला पन्ना का, जहां बराहू गांव में 2 युवकों ने एक किशोरी पर एसिड अटैक किया। लड़की की दोनों आंखें इसमें जल गई। घटना के बाद एसपी और कलेक्टर परिजन से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिया। घायल लड़की ने बताया कि गांव के सुमेर सिंह और गोल्डी राजा ने पहले बदसलूकी की, फिर बुरी नीयत से छेड़खानी करने लगे। जब विरोध किया तो उसकी आंखों में एसिड डाल दिया। खुद सीएम शिवराज के दौरे से पहले इस घटना ने हड़कंप मचा दिया। प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले रहा है। किशोरी को इलाज के लिए चित्रकूट आई सेंटर भेजा गया है। साथ ही आरोपियों के जल्द गिरफ्तार किए जाने की बात है। जबरदस्ती नर्सरी ले गए और मारपीट की, बहुत जबरदस्ती भैया को मारा, हमें मारा, गिरा गिरा के बहुत तेज मारा है। फिर इसके बाद में भैया का पता नहीं है, भैया ने भाग दिया, फिर हमारे ऊपर तेजाब डाल दिया। और अपराध गंभीर धाराओं में पंजीबद्ध किया गया है और मेरे निर्देशन में पवई थाना से एसडीओपी पवई के नेतृत्व में 3 टीमें गठित की गई है और आरोपी के खिलाफ जो है वैधानिक कार्रवाई सख्त से सख्त की जाएगी। कई महीनों से बंद स्कूल खुलने की अलग अलग तस्वीरें सामने आई। एक ऐसी तस्वीर मंडला से भी दिखी, जहां स्कूल खुलने के मौके पर बच्चे और उनके परिजन खुशी से झूम उठे। स्कूल खुलने के पहले दिन बच्चे और परिजन बैंड की धुन पर नाचते नजर आए। नाचते गाते अपने गांव की गलियों से घूमते हुए स्कूल तक पहुंचे। बच्चों और परिजनों को नाचता देख स्कूल के शिक्षक भी खुशी से झूम उठे। मंडला के महुआ टोला प्राथमिक शाला की तस्वीरें हैं, जहां करीब 1.5 साल के बाद प्राइमरी स्कूल में रौनक लौटी है। बच्चे घरों में ही बंद थे, जैसे ही स्कूल खुले बच्चों के चेहरे खिल उठे। कक्षा चौथी पढ़ता हूँ मैं और आज हम लोग बैंड बाजा के साथ आए हैं स्कूल। आज हमको बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बैंड बाजा बच्चे, हमारे मम्मी पापा लोग आए थे, हमने बहुत डांस किया। 2 साल से स्कूल हमारे बंद पड़े थे, बच्चों का पढ़ाई में नुकसान ही हो रहा था। ऑनलाइन तो पढ़ाई होती थी लेकिन उतना अच्छा से नहीं हो पाता था जैसी पढ़ाई बच्चों को चाहिए था। हम भी अपने घरों में बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन स्कूल की पढ़ाई एक अलग होता है। स्कूल खोलने के उपलक्ष्य में हमारे पूरे ग्राम मझगांव के महुआ टोला से बैंड बाजा लेके पालक आए और हम भी उसमें नृत्य किए और पालक भी नृत्य किए और बच्चे भी, और हमारे मैडम जो है धन्यवाद प्रेषित किए, कुछ नैंग निछावर दे के बैंड बाजा वालों को। मध्य प्रदेश में महिला कांग्रेस ने श्राद्ध के महीने में कोरोना मृतकों के पिंडदान का कार्यक्रम शुरू कर दिया। खुद मोर्चा संभाल रहे हैं महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना जायसवाल।
अर्चना जायसवाल ने IBC 24 से बातचीत में कहा कि भाजपा के राज में कोविड की वजह से लाखों की मौत हुई। इनमें कई ऐसे मृतक हैं जिनके परिवार में पिंडदान की रस्म निभाने वाला तक नहीं बचा। लिहाजा महिला होने के बावजूद कांग्रेस की नेत्रियां पूरे प्रदेश में हिंदू रीति रिवाज से कोविड मृतकों का पिंडदान कर रही हैं। महिला कांग्रेस अध्यक्ष अर्चना जायसवाल से बातचीत की हमारे सहयोगी नवीन ने। मध्य प्रदेश में कोरोना से मरे हुए लोगों का श्राद्ध मध्य प्रदेश की महिला कांग्रेस करने जा रही है। पूरे मध्य प्रदेश में ये अभियान चल रहा है। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे साथ हैं अर्चना जी। अर्चना जी, अमूमन जो श्राद्ध है वो घर के मील जो होते हैं वो करते हैं, आप लोग महिला कांग्रेस के नाते ये जिम्मेदारी निभाने जा रही है। देखिए, आपको पता है कि कोरोना काल में बहुत सारे लोग ऐसे काल कवलित हो गए थे जिनकी आत्माओं की शांति के लिए तर्पण करने वाला कोई भी नहीं बचा था। तो मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस ने निर्णय लिया इस बार कि श्राद्ध के जो 15 दिन होते हैं उसमें पूरे 53 जिलों में हमारी महिला कांग्रेस हर जिले में जाकर उन मृत आत्माओं की शांति के लिए तर्पण का प्रोग्राम करेगी और उनको श्रद्धांजलि देगी और ईश्वर से कहेगी कि आप उनको अपने श्री चरणों में स्थान देवें। जाहिर है मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव है, 3 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव है। महिला कांग्रेस ने मोर्चा संभाल लिया है। महिला कांग्रेस का दावा है कि भले ये जो मुद्दा है वो चुनावी नहीं है, लेकिन इसका असर चुनाव पर ज़रूर पड़ेगा। कैमरामैन विपिन के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।